हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। अपना जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है आपका, इस बार जो आपके बीपीएसएमबी का सिलेबस नहीं बल्कि एमडीयू का सिलेबस है। मतलब आप जो सिलेबस कर रहे हैं वो सारा ही एमडीयू के अकॉर्डिंग है, बस एग्ज़ाम बीपीएसएमबी लेंगे। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है आपके इस पेपर में वो है वाणिज्यवाद के बारे में। अब ये वाणिज्यवाद टर्म आपको समझनी होगी कि ये क्या होती है। तो देखिए, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जो आर्थिक और व्यापारिक बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, उन्हें वाणिज्यिक क्रांति का नाम दिया जाता है, मर्केंटाइल रेवोल्यूशन। जो अंग्रेजी शब्द है वाणिज्यवाद के लिए वो मर्केंटलिज्म है, और इसे मर्केंटाइल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यानी कि 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोप में आर्थिक और व्यापारिक परिवर्तन हुए या बदलाव हुए, उसे वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और वाणिज्यिक क्रांति के विकास के लिए जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसको मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद कहा जाता है। ये समझना हुआ आपको, क्रांति में और वाणिज्यवाद में क्या अंतर है, यानी वाणिज्यिक क्रांति और वाणिज्यवाद में क्या अंतर है। वाणिज्यिक क्रांति का मतलब ये है कि 16वीं से 18वीं सदी के बीच में आर्थिक और व्यापारिक बदलाव, और इस आर्थिक और व्यापारिक बदलाव के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनको मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद के नाम से जाना जाता है। रफली आप देखिए कि लगभग 1500 से लेकर और 1750 के बीच में इस प्रकार की नीति अपनाई गई, यानी वाणिज्यवाद 1500 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। क्या होता था इस नीति के अंतर्गत, मर्केंटलिज्म के अंतर्गत, कि कुछ शक्तियों ने, यूरोपीय शक्तियों ने, यूरोप में होने वाली घटना है ना ये, कुछ यूरोपीय शक्तियों ने विदेशी व्यापार को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा उस पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अपने देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जाए, आर्थिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बनाया जाए। ये वाणिज्यवाद का जो आप कह सकते हैं क्रक्स, या आप कह सकते हैं कि मूल है, वो ये है। उस समय यूरोप के देश और यूरोप के शासक, बहुत से ऐसे शासक थे या विचारक थे, वो इस बात से सहमत थे कि अपने देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और देश में शांति तभी स्थापित की जा सकती है जबकि राज्य शक्तिशाली हो। देखिए, आप उस दौर को समझने का प्रयास कीजिए। वो ऐसा दौर था कि जब युद्ध चलते थे देशों में आपस में। तो बहुत से जो विचारक थे या बहुत से शासक थे, उनका ये मानना था कि अपने देश को अगर बाहरी आक्रमणों से बचाना है, अगर अपने देश की सुरक्षा करनी है, वो तभी संभव हो सकती है कि जब अपना देश शक्तिशाली हो। और देश शक्तिशाली कब हो सकता है, जब जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और आर्थिक स्थिति मजबूत होने का उस समय जो मापक माना जाता था, वो माना जाता था अधिक से अधिक सोना चांदी हो। ठीक है, more and more gold and silver accumulation was supposed to be the parameter of the strength of a nation। यानी उस समय ये बात प्रचलित थी। देखिए, आज के संदर्भ में अगर हम माने तो बहुत सारे जो है मान्यताएं हो सकती है, आर्थिक इतिहास या अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी रखता है तो, कि किसके पास क्या हो कि वो अधिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली माना जाए। लेकिन उस समय, वो जो समय था, उस समय ये माना गया कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना और चांदी होगा वो देश ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो
कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार से अधिक सोना और चांदी एक्यूमुलेट किया जाए। इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन देशों ने धन प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक से अधिक बल दिया। अब देखो आप, ये जो टाइम पीरियड देख रहे हो 1500 से लेके 1750 ईस्वी, ये टाइम पीरियड अगर हम भारत में देखें तो भारत में उस समय क्या हो रहा था बताइए। भारत में उस समय मुगलों का शासन था, लेकिन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हो गया था। आप देख लो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देख लीजिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली 1498 में भारत में आ गए थे। 1500 के आसपास इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, है ना, ये सारी व्यापारिक कंपनियां जो स्टैब्लिश हुई थी, उनका मकसद क्या था? व्यापार करना। तो उस समय के विचारकों का, उस समय के शासकों का ये मानना था कि अधिक से अधिक व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बल दिया जाए। और बहुत से देशों ने सोना चांदी इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सोना चांदी इकट्ठा करने और उसे बाहर जाने से रोकने के उन्होंने नियम बनाने शुरू कर दिए थे कि अपने देश में अधिक से अधिक सोना चांदी आए, लेकिन वो सोना चांदी बाहर किसी प्रकार से ना जाए। तो इस प्रकार से व्यापार और उद्योग को नियमित करके, नियम बनाकर अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवाद कहा गया है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाणिज्यवाद का क्या अर्थ है। आपको बस ये समझना है कि ये एक ऐसा नियम है या उद्योगों और व्यापार को नियमित करने का तरीका है जिससे सोना और चांदी, अंग्रेजी में इसे एक शब्द में बोलते हैं बुलियन, BULLION, बुलियन। बुलियन यानी सोना और चांदी अधिक से अधिक इकट्ठा हो और ऐसे नियम कानून लागू हो कि ये बाहर न जाने पाए। अगर ये देश के अंदर रहेगा तो देश आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, बाहरी आक्रमणों से वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा और साथ ही साथ देश में शांति व्यवस्था भी स्थापित होगी। तभी वो देश शक्तिशाली होगा जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ये है, प्रश्न ये है कि ये शब्द आया कहाँ से। तो ये माना जाता है कि दिस द टर्म मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद was coined by an English economist known as Adam Smith। अगर आपने नाम कभी सुना हो या कभी पढ़ा हो, 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपत्ति। उस पुस्तक में पहली बार एडम स्मिथ ने मर्केंटलिज्म वर्ड का प्रयोग किया था। वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार उस पुस्तक में प्रयोग हुआ था 1776 में। और उसने, Adam Smith was not in favor of mercantilism. He used the term mercantilism for the policies followed by the different governments। अलग अलग सरकारों ने जो नीतियां लागू की मर्केंटलिज्म के उद्देश्य से, उसकी उसने भर्त्सना की, आलोचना की, क्योंकि वो तो मुक्त व्यापार के पक्ष में था। मर्केंटलिज्म में तो रिस्ट्रिक्शन लग गया ना ट्रेड पे, कि सोना चांदी बाहर नहीं जाने देना, कि इस देश के साथ व्यापार नहीं करना, उस देश के साथ व्यापार नहीं करना। तो एडम स्मिथ तो इसके बिल्कुल अपोजिट था। वो तो मर्केंटलिज्म की तो उसने कटु आलोचना की, उसने स्वतंत्र व्यापार का पक्ष लिया था। इसी प्रकार से उस समय के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार थे जिसका नाम था गुस्ताव स्मॉलर, जर्मनी के थे ये। उन्होंने 1883 में प्रकाशित वाणिज्यिक प्रणाली और उसका ऐतिहासिक महत्व तथा 1884 में प्रकाशित फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन, इन पुस्तकों में वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया। यानी 1776 में हुआ, 1883 में हुआ और 1884 में शब्द का प्रयोग नियमित रूप से होता रहा। अलग अलग विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। जैसे कि जैन और माथुर, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि वाणिज्यवाद उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो पश्चिमी यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में 16वीं
17वीं 18वीं शताब्दी के प्रथम 6 दशकों में विद्यमान थी। यानी लगभग 1700 मतलब 16वीं सदी से लेकर और लगभग 1760 तक जो विद्यमान थी। वाणिज्यवाद आर्थिक मामलों, विशेषकर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में राजकीय नियमन और नियंत्रण को दर्शाता है। राजकीय नियमन, यहाँ पे आप ध्यान दें कि सरकार द्वारा नियमन यानी वो रेगुलेट करेगा, सरकार रेगुलेट करेगी कि व्यापार कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा, इस शब्द का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया हो तो। आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे जरूर संपर्क करना। अब बात आती है, दूसरा जो पॉइंट हम लेंगे वो वाणिज्यवाद का उद्देश्य क्या था। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्केंटलिज्म। तो देखिए 16वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी और इन राज्यों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सोने चांदी के संचय यानी कि उसको इकट्ठा करने पर अधिक बल दिया। और उस समय एक मान्यता प्रचलित हो गई थी कि अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करो और शक्तिशाली बनो। ये एक नारा हो गया था उस समय, अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करो और शक्तिशाली बनो। ये उस समय का स्लोगन बन गया था राष्ट्रों का। उद्देश्य क्या थे वाणिज्यवाद के? सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए स्थानीय और प्रांतीय आर्थिक नीतियों के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक नीति लागू की जाए और राष्ट्र का एकीकरण किया जाए। मतलब अगर राष्ट्र की आर्थिक उन्नति करनी है तो स्टेट की पॉलिसी यानी प्रांतों और राज्यों की पॉलिसी नहीं चलेगी, बल्कि नेशन की पॉलिसी चलेगी और राष्ट्र का एकीकरण किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, देश के उद्योग और व्यापार के विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए। देश के आर्थिक विकास के लिए आयात और निर्यात के ऐसे नियम लागू किए जाए कि आयात तो कम से कम हो, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो लागू की जाए वो इस प्रकार से की जाए कि देयर शुड बी मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड लेस ऑफ इंपोर्ट, सो दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड बी फेवरेबल टू द कंट्री। यानी व्यापारिक संतुलन कब जो है लाभदायक होगा, वो तब लाभदायक होगा तब जबकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें चीज़ और इंपोर्ट कम करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो सोना चांदी आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो सोना चांदी जाएगा। तो एग्जिम पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी हो कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, यानी व्यापार का जो संतुलन हो वो देश के पक्ष में हो। उद्देश्य एक ये भी था कि अधिक से अधिक मात्रा में सोना चांदी प्राप्त करना ताकि देश को आर्थिक रूप से अन्य देशों की तुलना में शक्तिशाली बनाया जा सके। और वस्तुओं के निर्यात से जो धन प्राप्त हो रहा है वो देश के राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना देश को उस निर्यात धन से, ताकि कोई भी देश उसका मुकाबला ना कर सके। ये धन निर्यात हो रहा है, धन निर्यात हो रहा है और कोई चीज नहीं। ठीक है, धन वस्तुओं के मतलब धन आयात हो रहा है निर्यात के माध्यम से। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो धन आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो धन जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए और जो एक्सपोर्ट करके जो धन का आयात होता है और वस्तुओं का निर्यात होता है उससे राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक पक्ष से देश को शक्तिशाली बनाना। और देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए उचित और अनुचित दोनों तरीकों से उपनिवेश प्राप्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने, फ्रांस ने ये तो किया, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश प्राप्त करना चाहते थे। भारत को भी उन्होंने एक उपनिवेश बनाया, ठीक है, व्यापार करने के लिए उसको एक कॉलोनी में तब्दील किया ताकि इस प्रकार की नीति भारत में उन्होंने लागू की और अन्य देशों में लागू की कि जिससे उनके देश के उद्योग धंधों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये वाणिज्यवाद के उद्देश्य थे। तो आज बस इतना ही। इसको आप किताब ज़रूर ले लें, मैंने आपको किताब की फ़ोटो भेज दी है और साथ साथ जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसको आप करते रहें। थैंक यू।